श्रोताओं नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो ऋषिकेश। मैं हूं आप सभी के साथ में आपकी रेडियो दोस्त सोनिका लेखवार। और आज हमारे साथ में इस कार्यक्रम में बातचीत के लिए हैं सीपी जोशी जी, जो कि क्षय रोग के बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी देंगे कि ये रोग कैसे, इसका संक्रमण जो है वो बढ़ता है, क्या क्या जो है हम इसमें सावधानियां रख सकते हैं। साथ ही साथ इस बारे में भी बात करेंगे कि इसमें हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को। मैं सीपी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप लोगों के साथ आज रेडियो ऋषिकेश 90.0 से रूबरू होने का मौका मिला है और मैं आप सब लोगों का एक बार तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और साथ में इस संस्था का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक बुलाया, और कुछ साथी हमारे साथ मिले, उन लोगों ने हमें बुलाया है, तो हम उन सभी साथियों का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। जी सर, तो इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि क्षय रोग यानी कि टीबी होता क्या है। साथियों, इस क्षय रोग के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाता हूँ। मैं पिछले 2009-10 से जो है इसी प्रोग्राम में जो है काम कर रहा हूँ, यानी कि टीबी प्रोग्राम में काम कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे एनजीओज़ के साथ काम किया हुआ है और पिछले जनवरी से मैं अभी यहाँ पर स्टेट नेटवर्क कोऑर्डिनेटर के रूप में यहाँ पर काम कर रहा हूँ और हमारी संस्था रीच ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनकी ओर से हम लोग यहाँ पर जो है काम करते हैं। मेरा अभी जो यहाँ पर आप लोगों के साथ रूबरू होने का मेन उद्देश्य है वो यही है कि हम टीबी पर थोड़ा जागरूकता वाली बातचीत करें। और जागरूकता कैसे आ सकती है, हम जो लोग टीबी से प्रभावित हैं उनको हम कैसे उपचार या कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, इस पे हम बातचीत जरूर करेंगे। तो साथियों, आइए चलते हैं कि टीबी क्या है और कैसे कैसे ये होती है। टीबी जो है, अगर इसका देखा जाए लक्षण जो है ना, 2 हफ्ते से अधिक की खांसी, रात को बुखार होना, वजन कम होना, भूख न लगना, और उसके अलावा कभी कभी उल्टियाँ इस टाइप का, और जो है रात को जो पसीना आना, विशेषकर रात को ही पसीना आता है और बुखार आता है, तो हो सकता है कि टीबी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमको सबसे पहले अपने बलगम का जांच कराना चाहिए। बलगम का जांच जो है हमारे नियरेस्ट सरकारी जो हॉस्पिटल हैं, उनको हम जो डीएमसी बोलते हैं, और उनमें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इस बलगम की जांच होती है। और यहाँ तक कि अगर आपको केवल बलगम की जांच करानी है तो फिर आपको पर्चा बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यदि आपको डॉक्टर को दिखाना है तो फिर आपको पहली बार पर्चा जरूर बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये सारा इलाज फ्री में होता है। ये पूरा इलाज जो है फ्री में है। ये अगर कोई पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि उसको टीबी हो जाती है, तो उसकी पूरी दवा और साथ साथ में उसका, तो अब तो ये भी स्थिति जो है गवर्नमेंट ने इस समय बढ़िया अच्छा काम कर दिया है कि उनको जो है उनके पोषण के लिए 500 रुपये प्रति महीना, और साथ में यदि कोई जो है साथी जो कि अच्छे हैं, वेल्थ से ठीक हैं, तो वो भी बहुत सारे साथियों को सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा है कि किस तरीके से जो है ये जो क्षय रोग होता है, टीबी होती है, उसके लक्षण हमें पता चलते हैं और उसके बाद हम किस तरीके से चिकित्सकों की सलाह लेकर दवाइयाँ ले सकते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो टीबी है वो किस तरह से फैलता है, या क्या ये छूने से भी फैलता है? अच्छा, निश्चित मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले चलता हूँ कि इसमें टीबी जो है 2 प्रकार की है। एक तो है पल्मोनरी, यानी कि फेफड़ों से संबंधित, और एक है एक्स्ट्रा पल्मोनरी, यानी शरीर के किसी भी भाग में, अगर हम बाल और नाखून को छोड़ दें तो बाकी के शरीर के किसी भी भाग में टीबी हो सकती है। यहाँ तक कि हमारी जो विवाहित बहनें, मातृशक्ति जो है वो मां नहीं बन सकती है, वो भी एक कारण टीबी भी हो सकता है, एक कारण टीबी हो सकता है। लेकिन अच्छा, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका बाहर से देखने में या एक नॉर्मल स्थिति में एक जैसी लगती है, लेकिन उसको डॉक्टर ही उसको जो सेटिस्फाई करेगा, या डॉक्टर ही उसको देख सकता है कि आखिर उसमें ये हो क्या रहा है, टीबी है, कैंसर है, कोई और चीज़ है ना। कभी कभी हार्ट में जो है प्रॉब्लम होती है तो उसका हार्ट अटैक का भी हो सकता है और गैस का भी होता है, जैसे अमूमन सुना गया है। ऐसे ही पेट में जो है गोला घूमता है, वो गोला गैस का भी हो सकता है, टीबी का भी हो सकता है, कैंसर का भी होता है। लेकिन वो फिर आपको जो है वहाँ डॉक्टर के पास जा करके उसकी सलाह लेनी पड़ेगी और वो फिर जैसे जैसे वो लोग कहें वैसा करना पड़ेगा। अब रहती है बात की टीबी कैसे फैलता है। जैसे मैंने अभी आपको जो बताया कि टीबी का जो फैलने वाली टीबी होती है वो पल्मोनरी टीबी होती है, यानी कि फेफड़े की टीबी होती है। और उस फैलने वाली टीबी
जिस व्यक्ति को जो अब हम उसको किसी को टीबी रोगी नहीं कहते हैं, सरकार ने इस पर बिल्कुल जो है प्रतिबंध कर दिया है, कोई रोगी नहीं कहा है, बल्कि PWTB कहते हैं, यानी पब्लिक विथ टीबी। वो व्यक्ति टीबी के साथ जी रहा है, तो उस व्यक्ति को खांसने में, छींकने के समय जो है छोटी छोटी पानी की बूंदें निकलती हैं, और उन पानी की बूंदों में ये टीबी का बैक्टीरिया भी बाहर निकल जाता है। इसका एक लाइफ टाइम होता है, 5 से 7 मिनट ये इस वायुमंडल में जीवित रहता है, और उस समय में जो व्यक्ति उसके आसपास रहता है, उसके इर्द गिर्द में है, तो उसको निश्चित रूप से हो सकता है कि वहाँ फैल जाए। अगर वैसे देखा जाए तो इस भारतवर्ष में अगर हम बात करें तो 90% लोगों के अंदर, लगभग 90% लोगों के अंदर टीबी कीटाणु ऑलरेडी है। बहुत सारे ऐसे हमारे ऐसे लोग हैं जो खुद कहते हैं हाँ मुझे टीबी हुई थी और मैं ठीक हुआ, ठीक है, तो वो ठीक होने के वो हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एक जो है उदाहरण देता हूँ। एक डॉक्टर साहब हैं, ऐसी बातचीत आई तो डॉक्टर साहब ने, उनके एक मित्र होंगे, वो उनके पास गए दिखाने के लिए, तो मित्र ने अब पूछा कि हाँ जी डॉक्टर साहब क्या हो गया मेरे को, तो उन्होंने कहा जी बधाई हो, आपको टीबी हो गई। अब वो मित्र है और कह रहा है बधाई हो टीबी हो गई, तो वो थोड़ा गर्म तो होना ही था। तो उनका भी क्या बात है डॉक्टर साहब, आप हमारे मित्र हैं और अब हमें बधाई दे रहे हैं कि हमें टीबी हो गई है। तो उन्होंने कहा देखिए मैं बधाई इसलिए दे रहा हूँ ना कि जो आपके सिम्टम्स हैं ये कैंसर के सिम्टम्स भी, ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं ये कैंसर के भी हो सकते हैं, और कैंसर आपको कैंसर नहीं है, उसकी जगह पर आपको टीबी है, तो ये समझिए कि आप जीवित रहेंगे। कैंसर से अभी कोई बहुत बड़ा इलाज इसके लिए संभव नहीं है कैंसर का, इसलिए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। अगर कैंसर हो जाता तब क्या करते? तो इसलिए जो है टीबी आज की डेट में बहुत ही एक छोटी सी बीमारी है, सिर्फ उसकी अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसमें सही तरीके से उसका उपचार और उसकी दवाइयाँ और साथ में उसके साथ पोषण आहार लेने का जरूरत है। हम अब तो स्थिति ये भी अभी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये यहाँ तक ही कह दिया कि हर विकास खंड लेवल पर जो कार्यक्रम चलते हैं उनमें भी टीबी के बारे में बातचीत हो, उनके अंदर भी हर गाँव में हर मीटिंग में टीबी के बारे में जरूर बातचीत होनी। और इसमें बहुत सारे संस्थाओं ने और बहुत सारी जगह पर से ये तय हो गया है कि हम हर विकास खंड में हर मीटिंग में टीबी के बारे में बातचीत करें। तो अगर वहाँ अवेयरनेस हो जाएगी तो निश्चित से उनको लगेगा कि हाँ मुझे आज 15 दिन से ज़्यादा खांसी हो गई है और बुखार भी आ रहा है, कुछ सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं, तो मुझे दिखा देना चाहिए। तो यही है। और उसके साथ साथ अगर ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी कोई दिक्कत है तो आज ऐसा नहीं है कि गाँव में हॉस्पिटल नहीं है भाई, ठीक है, गांव में 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के बाद या 10 किलोमीटर के अंदर शायद हॉस्पिटल तो होगा, क्योंकि PSC तब भी होगी। तो PSC में भी हमारे यहाँ जो है बलगम की जांच होती है, वहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं, अगर उनको लगता है कि यहाँ से और बड़ी जांच की ज़रूरत है या कहीं और है करके तो आगे भेज सकते। जी, थोड़ा सा हमारे दोस्तों को निष्क्रिय टीबी और गुप्त टीबी के बारे में बताइए। निष्क्रिय टीबी या गोपनीय टीबी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है जैसे मैंने बताया कि एक तो है पल्मोनरी टीबी, यानी फेफड़े से जो फैलने वाली है, उसको आप कह सकते हैं कि सक्रिय कह सकते हैं। और निष्क्रिय वो है जो अभी हमारे घुटने में है, जैसे हड्डी की टीबी है, पेट की टीबी है, आंत की टीबी है, तो वो ऐसा करके जो है उसमें ये हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं कोई निष्क्रिय है या किसी तरीके से है, लेकिन अगर उसके कहीं फेफड़े के अलावा यदि कहीं और है तो वो भी खतरनाक है, लेकिन वो उसी व्यक्ति के लिए खतरनाक है, इसलिए इलाज तो उसका भी करना चाहिए। लेकिन दूसरों व्यक्ति के लिए जो फैलने वाला है वो फेफड़े वाले बीमारी। सर, आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं। अब मैं चाहूँगी कि आपकी पसंद का कोई गाना जो कि आप हमारे श्रोताओं के साथ में साझा करना चाहते हो, जो आपका बिल्कुल दिल के करीबी कोई गाना हो। मैं एक्चुअली फिल्म और क्रिकेट ये 2 चीज़ें बिल्कुल नहीं देखता, मेरे लिए वो है। हाँ, गुनगुनाने का कभी कुछ ऐसा वो होता है तो निश्चित रूप से हम लोग गा लेते हैं, मतलब मैं नहीं गाता हूँ सुन लेता हूँ, ये निश्चित रूप से है। लेकिन अगर चूँकि मैं कुमाऊँ संस्कृति से हूँ तो हीरा सिंह राणा जी का एक गाने की 2 लाइन में आपको जब आपने कह दिया तो उसको शुरू करते हैं। रंगीली बिंदी घाघरी काई धोती लाल की नरवाए, रंगीली बिंदी घाघरी काई धोती लाल की नरवाए, आए हाय हाय रे मिजाता, ओए होय रे मिजाता, आय हाय हाय रे मिजाता, ओए होय रे मिजाता। एक हाथ दातुली छोयो, एक हाथ पे ऐना है, एक हाथ पे ऐना, नौ पटे घाघरी मजा,
नौ पटे घगरी मजा मखमलिया चेना आए हाय रे मिजाता ओए होए होए रे मिजा रंगली बिंदी घगरी का धोती लाल की नरवाई आए हाय हाय रे मिजाता ओए होए होए रे मिजाता। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में, और हम बात कर रहे हैं टीबी पर, जो कि एक संक्रामक रोग है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सीपी जोशी सर, जिनके साथ में हम इस रोग को लेकर बात कर रहे हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो कि ये टीबी का रोग है, ये क्या उन इंसानों में ज़्यादा होता है जो कि पहले किसी बीमारी से ग्रसित हैं, या फिर जो इंसान बिल्कुल एकदम फिट है, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, उस पे भी होने के ज़्यादा लक्षण रहते हैं? नहीं, देखिए, जो व्यक्ति शारीरिक रूप से ठीक रहेगा, उसका तन मन बिल्कुल सही है, तो फिर उस पे तो बीमारियां दूर तक वैसे ही दूर रहती हैं। ठीक है। कोशिश हर चीज़ का ना, देखिए, जो व्यक्ति कमज़ोर है, ये पूरे प्रकृति का नियम है, जो कमज़ोर होगा वहीं अटैक होगा, जो कमज़ोर होगा वहीं पर अटैक होगा, चाहे किसी भी तरीके से ले लीजिए। ऐसे ही टीबी का भी एक वो है। होता क्या है कि मैंने जैसा भी बताया कि हमारे यहाँ भारत की अगर बात करें, बहुत सारी पॉपुलेशन है, बहुत सारी ये सब है, तो उस स्थिति में 90% लोगों के अंदर टीबी के कीटाणु ऑलरेडी है। अब पता चला कि किसी के अंदर टीबी के कीटाणु हैं, और उसी बीच उसका शारीरिक जो ढांचा है या जो पावर है वो कुछ कम हो गई, और साथ में कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसने उनको फिर जो है ट्रांसमिट कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उसको होने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। ठीक है। तो लेकिन जहाँ देखा जाए तो ये बिल्कुल नहीं है कि किसी अमीर व्यक्ति को नहीं होगा, किसी गरीब को ही होगा, महिला को नहीं होगा, पुरुष को ही होगा, किसी को भी हो सकता है। इसमें कोई उम्र, धर्म, जाति, लिंग ये बीमारी नहीं देती। जी। तो सर, जैसे कि आपसे जानना चाहती हूँ, अब तक आप कई सारे ऐसे केस हैंडल कर चुके हैं, क्या कभी ये देखने को मिला है कि टीबी काफ़ी दिनों से उसके अंदर हो, काफ़ी समय उस व्यक्ति को टीबी से ग्रसित हुए हो चुके हों, और आपको उसके बारे में उसको बाद में पता चले? हाँ, निश्चित रूप से ये हुआ है, क्योंकि ऐसा होता है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत, ये तो एक आम बात हो गई है कि लोगों को बहुत बीमार हो जाते हैं। अरे दिखा लेंगे, कल दिखा लेंगे, परसों दिखा लेंगे, अभी नहीं जाना है, अभी हमारे पास गाड़ी नहीं है, अभी जो भी समस्या है, ऐसे ऐसे करते करते वो लंबा समय हो जाए। और जो आज हमारे केसेस बिगड़ रहे हैं या कुछ ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, उसके पीछे का सबसे, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो मेरा कहना ये है कि किसी भी व्यक्ति को अगर जैसे ही उसको ऐसा नोक होता है कि मुझे 2 हफ्ते हो गए खांसते, या मुझे थोड़ा इस टाइप से है, तो निश्चित रूप से उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और मैं ये अगर खांसी वाली बात जहाँ तक है, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि वो हो सकता है कि वो नॉर्मल खांसी हो सकती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। लेकिन अगर खांसी और साथ में ये सारे लक्षण आपको जो दिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको किसी अच्छे डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। हम गाँव में क्या करते हैं, किसी भी ऐसी भी स्थितियाँ आई हुई हैं कि गाँव में सब्जी वाले के वहाँ तक भी एक वो बुखार की गोली मिल जाती है। अभी ये गोली दे दो बुखार की, उसमें सब्जी वाले ने बुखार की गोली काट के दी। वो क्या जानता है दवा के बारे में? मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि क्या जानता है का मतलब, हो सकता है बहुत कुछ जानता है, लेकिन वो नहीं है ना, उसका फील्ड नहीं है। जब सब्जी का काम कर रहे हैं तो उनका फील्ड सब्जी का काम का है, तो वो ऐसे दवाइयाँ न दें और लोग ऐसे दवाइयाँ न खाएं। और साथ में अगर ऐसे कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो फिर वो तुरंत अपने को किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाएं। जी बिल्कुल, आपने कहा है कि जब भी अगर टीबी के लक्षण दिखाई देते हैं तो किसी डॉक्टर के पास में, चिकित्सक के पास में वो दिखाए। इसके अलावा एक जो सवाल है सर, कि अगर टीबी से संक्रमित व्यक्ति जो है, किसी अन्य अगर उसका उपचार हो चुका है, वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है, क्या उसके अंदर तब भी कुछ लक्षण टीबी के रह जाते हैं? लोगों के अंदर में ये होता है सर कि लोग सोचते हैं कि अगर ये टीबी से ग्रसित होकर आया है, संक्रमित था, हो सकता है इसके अंदर अब भी लक्षण हो। लोगों की ये मनोभावना होती है कि इसके पास नहीं जाना, इस तरीके के लोग सोचते हैं, फिर भले ही वो एकदम स्वस्थ हो चुका है। देखिए, अगर वो उपचार हो गया है तो फिर क्योर हो गया है और उसने पूरी दवा खाई है सही तरीके से और सारे रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, तो वो जो है पूरी तरह से क्योर हो गया है, फिर उसमें इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती है। हाँ, ये शब्द आता है स्टिग्मा, यानी कि हमारी जो लोगों के प्रति सोचने की बारे में है, तो वो एक ये जो स्टिग्मा है ना, यही सबसे बड़ा खतरनाक हमारे लिए काम कर रहा है क्या कि हमने अगर दवा खा ली है और हम बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गए तो निश्चित रूप से हम ठीक हो गए, ठीक है।
जैसे ही अगर फिर से कोई ऐसा सिम्टम्स आ जाता है किससे, ये नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कह रहा कि एक बार दवा खा ली तो वो अजर अमर हो गया या उसके बाद टीबी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकती है। लेकिन उसको अगर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो उसको तुरंत जल्दी से उसको जांच कराने की ज़रूरत है। और इसका एक सबसे बड़ी बात और भी है कि अगर किसी के परिवार में किसी व्यक्ति को अगर एक व्यक्ति को भी टीबी हो गई है तो उसको अपने पूरे परिवार की जांच करवानी चाहिए। अगर उसके छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के लिए स्पेशल दवा आती है, उनको उस बच्चों को भी दवा खिलानी चाहिए, है ना। तो इसलिए वो जो है सब कुछ ठीक हो सकता है। जी, तो सर आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि टीबी से बचाव क्या है? क्या बचाव कर सकते हैं हम टीबी से? देखिए, टीबी का सबसे पहला बचाव तो किसी भी बीमारी का हो ना, वो सबसे पहला है कि उसकी जानकारी। यदि हर व्यक्ति के पास किसी भी बीमारी की अगर जानकारी है, उसका बचाव सबसे पहली बात है जानकारी। अगर जानकारी है तो आदमी बच सकता है। तो उसकी जानकारी यही है कि अगर हमें किसी तरीके से 2 हफ्ते से अधिक की खांसी और ये सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो हमें तुरंत से अपने बलगम की जांच कराने के लिए और अपने नियर बाई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कोई जो है डॉक्टर है, उनको ज़रूर जो है दिखाना चाहिए। और दवा अगर शुरू हो गई तो फिर उसको छोड़ना नहीं। साथियों, ये बिल्कुल आप इस बात को जो है ध्यान में रखें कि अगर किसी भी व्यक्ति की टीबी की दवा अगर शुरू हो जाती है तो उसको जो है पूरी करनी बहुत आवश्यक है। और अगर वो पूरी नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में वो फिर जो है उसके जो दवा खा रहा है वो जो रेसिस्ट हो सकती है, यानी कि वो एमडीआर तक का पेशेंट, एक्सडीआर और टीडीआर तक का पेशेंट बन जाता है। यानी कि उसमें वो जो दवाई एक बार टीबी की चलती है, अगली बार अगर वो वही दवा फिर से देंगे उसको तो वो फिर काम नहीं करेगी। इसलिए उस दवा को पहले पूरी कंप्लीट करके और अपना रिपोर्ट लास्ट में अपनी रिपोर्ट लेना, वो जो ना भूलें कि हाँ मैं ठीक हो गया, तो वो बहुत ज़रूरी है। जी, तो आपने बताया है कि जब टीबी किसी को हो जाती है, टीबी से संक्रमित जब कोई हो जाता है तो उसके लिए दवाइयाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं? सर मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि दवाइयों के साथ-साथ जो संक्रमित व्यक्ति है, उसकी डाइट क्या-क्या होनी चाहिए? पहली तो मैं एक चीज़ और भी बता दूँ आपको कि दवा इसमें सरकार की ओर से बिल्कुल पूर्ण रूप से मुफ्त में मिलती है। पूरी रूप से दवा जो है मुफ्त में मिलती है। तो जब दवा मुफ्त में मिलती है तो दवा खाना चाहिए। और ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि दवा के साथ-साथ उसका पोषण आहार बहुत ज़रूरी है। तो पोषण आहार में ये होता है कि जो हमारे शरीर को विटामिन्स, कैल्शियम, कैलोरीज़ ये सब जो वसा ये जो चाहिए वो उसको लेनी है। ठीक है, बस इसमें एक चीज़ का परहेज़ होता है क्योंकि इसमें खांसी होती है या इस टाइप है, तो अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या किसी चीज़ से खांसी हो रही है, वो नहीं खाना। अगर दही खाने से खांसी हो रही है तो नहीं खाना है। आपको अगर यदि मीट खाने से कोई दिक्कत हो रही है, यानी अगर आप जो है मांसाहारी हैं, तो अगर उस खाने से उसको दिक्कत हो रही है तो वो नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और जहाँ तक खाने की बात है तो उसमें अपना जो भरपूर डाइट है, हरी सब्जियाँ हैं, आपके दाल हैं और चावल है, ये निश्चित रूप से पूरी तरह से खाना ही खाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में प्रोटीन्स उसको जितना ज़्यादा मिले, यानी कि अगर अंडा है और या अंडे की जगह पर यदि वो जो है नॉन वेज या वेज जो भी यूज़ करते हैं, उस तरीके से खाना बहुत ज़रूरी है। जी, तो एक और हाँ, हमारे समाज में ये देखने को मिलता है सर कि लोगों की भावनाएँ होती हैं कि ये जो टीबी का रोग है, ये जेनेटिक होता है। तो क्या ये जो रोग है, ये जेनेटिक होता है? देखिए, ये जेनेटिक नहीं है। अगर इसको विज्ञान की भाषा में देखा जाए तो ये रोग जेनेटिक नहीं है, लेकिन जेनेटिक का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, ऐसा देखा गया है। तो उसके पीछे का सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कारण है कि जो किसी को हमारे घर में पहले या बुजुर्ग को था और वो हम ठीक नहीं कर पाए, तो निश्चित रूप से उनके बेटे को हो गया। बेटे की भी हमने ठीक से दवाई नहीं करी, वो नहीं हो पाया, तो बेटे से भी नाती को हो गया या नीचे बच्चे को हो गया। ये कभी भी ऐसा भी देखा गया है कि पहले घर में किसी बच्चे को हुआ है और बच्चे से वो दादा को चले गया या बच्चे से माँ को चले गया। तो इसलिए ये जेनेटिक नहीं है, लेकिन स्थिति यह है कि अगर घर में एक व्यक्ति को भी आप अगर ठीक से ट्रीट नहीं कर पाएंगे तो पूरे घर को, पूरे समाज को हो जाएगा। जी, सर तो हमारे श्रोता भी इस कार्यक्रम को अभी सुन रहे हैं और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जो टीबी है, वो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा किस अंग को प्रभावित करती है? देखिए, शरीर तो हमारा शरीर है, वो पूरे, और कोई भी एक शरीर का एक अंग अगर हट जाएगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा या दिक्कतें होती हैं। जहाँ तक टीबी की बात आती है तो इसका जो सबसे पहला अटैक है वो फेफड़ा है। इसका सबसे, और यही जो है हमारा जो पल्मोनरी कहा जाता है, यानी फेफड़े वाली टीबी, वो सबसे पहला अटैक तो उस अंग पर करता है। और बाकी शरीर के किसी भी, जैसे मैंने बताया, किसी भी अंग पे, किसी पे भी वो जो है करता है। उसमें हो सकता है
कि हमारे जो स्किन पर आ जाए, हो सकता है हमारी हड्डी पर आए, बोन टीबी बोलते हैं, हो सकता है हमारे यहाँ गले के नीचे, कान के नीचे गांठें आ जाती हैं, एक माला जैसी बन जाती है, गांठ से लेके कंधे की वो ऐसी ऐसी टीबी हो जाए, हो सकता है हमारे पेट में, आंतों में आ जाए, आंतों की टीबी बोलते हैं। तो किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, बाल और नाखून को छोड़ करके, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करता है वो फेफड़े वाला करता है। फेफड़े पर जब सबसे ज़्यादा ये अटैक भी करता है। जी। तो सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है। कार्यक्रम के अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? साथियों, जीवन एक अमूल्य है और इसको खुल के जिए, अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। और जहाँ तक बात है टीबी जैसे रोग के लिए, तो उसको आप सब लोगों के साथ शेयर करें और किसी के साथ स्टिग्मा ना करें, किसी के साथ भेदभाव ना करें, और जानकारी ही बचाव है, इस बात का जो ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर दिया और आप इस कम्युनिटी रेडियो से लोगों को ये बात सुनाएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सब लोगों का आभार, इस पूरी संस्था का आभार कि आपने ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे किया है। इससे हट करके भी मैं थोड़ा सा और बता दूं कि चूँकि मैं इस स्टेशन आने पर से पहले आपके यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, नीचे जूट का कारोबार और ऊपर फिर वो बहुत सारी जो है महिलाओं को आपने जो रोज़गार से जोड़ा है, बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम को देख करके, और उम्मीद है कि हम कुछ अपने साथियों के लिए बहुत कुछ कर पाएँ, संस्था बहुत कुछ कर पाए, तो ये एक अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। जी। तो सर, आपने इतना अमूल्य समय रेडियो ऋषिकेश के श्रोताओं को, रेडियो ऋषिकेश को दिया है, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम, और हमने आज के इस कार्यक्रम में बात की है कि जो टीबी रोग है वो कितना संक्रमित जो व्यक्ति होते हैं वो किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने वाली, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर हम समय से इलाज करवाते हैं, समय से मेडिसिन ले लेते हैं, तो ये इतना भयानक नहीं होता है। तो दोस्तों, अगले कार्यक्रम में फिर से भेंट होगी आप सभी के साथ में। तब तक के लिए आप बने रहिए 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो ऋषिकेश के साथ में, जो कि आपकी अपनी आवाज़ है।